नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है टू इंडिया। आज मेरे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही विशेष अतिथि आए हैं जो कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक भी हैं और साथ में कवि भी हैं। और मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के अतिथि श्री प्रदीप दिवाकर जी का। नमस्कार सर। नमस्कार आरआरडी जी, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पहले तो आप बताएं कि आप कैसे हैं और कैसी चल रही है कोरोना की गतिविधियां। बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत रंगीन हो गया हूँ होली के अवसर पर। और कोरोना की गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है। केस कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा निश्चित हैं कि चलो सुरक्षित है। सर, अब स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये स्वास्थ्य का सफर, उसके बाद फिर ये कवि पे हम बात पे आएंगे। पहले इस स्वास्थ्य का सफर आपका कैसे स्टार्ट हुआ, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का कहाँ से शुरुआत करी आपने? हमारे दर्शकों को शुरुआत से बिल्कुल बताएं। मेरा नाम प्रदीप दिवाकर है और शुक्लागंज निवासी हूँ, अपने उन्नाव जिले का। यहीं ये मेरा पैतृक स्थान है। सन 2000 में मैंने एमएससी करने के बाद पीपीएन कॉलेज से स्वास्थ्य विभाग को ज्वाइन किया। आज मुझे 22 साल लगभग पूरे हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं देते हुए। इस दौरान मैं अलग अलग जगह, मुख्यतः मेरा काम, मैं टीबी रोग, क्षय रोग का वरिष्ठ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हूँ। टीबी में मैंने बहुत काम अलग अलग जगह किया है। अचानक जब ये महामारी कोरोना आई तो इससे भी इन्वॉल्वमेंट हो गया और इसको भी अपना 100% देने की कोशिश मैंने करी। जी। तो सर, जब आपने अपना काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, फिर अचानक से एक ये महामारी आ गई कोरोना की। इसके बारे में बताएं कुछ, कैसे अब संघर्ष था आपका, क्या क्या परेशानियां आई, कैसे आपने हैंडल किया, इसके बारे में कुछ। समझ में नहीं आया कि ये कोरोना कब आ गया। अब तो हम लोग इसके लिए आदी हो गए हैं, इस कोरोना शब्द के लिए। लेकिन उस वक्त मेरी तैनाती टीबी अस्पताल, जो नाव रेलवे स्टेशन के पास है, पुराना अस्पताल, वहां थी। मैं मुख्यतः एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के जो मरीज होते हैं उनकी जांच एक सीबी नाट मशीन से होती है, जो जीन बेस पे जांच करती है और बताती है उनमें टीबी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं है। ये सब काम कर रहा था और पूरे मन से कर रहा था। रोज 100-150 सैंपल ऐसे हो जा रहे थे। उसी दौरान कोरोना की चर्चा हुई। ये आपको 2020 की बात जब मैं बता रहा हूँ, कोरोना की चर्चा हुई कि कोरोना आ रहा है, तो सीएमओ ऑफिस में कोविड को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया। जी। वहां रोस्टर के हिसाब से हम लोगों की ड्यूटी लगी। तो पहले शुरुआत जो हुई, अलग अलग जगह से कॉल आना। जो लोग जिज्ञासु थे, कोरोना के बारे में जान रहे थे, लोगों तक सीएमओ ऑफिस का नंबर था, तो उन्होंने कॉल करनी शुरू करी जागरूकता बस की। देखिए सर, नोट कर लीजिए, हम इस गांव से हैं, हमारे गांव में दिल्ली से कुछ लोग आ गए हैं, किसी ने बताया हमारे गांव में कुछ लोग मुंबई से आ गए हैं, सर हमें क्या करना चाहिए। पहली बार देखा था अपने जीवन काल में, तो मैंने पहली बार देखा कि इंसान इंसान से डरने लगा था। कोरोना में बीमारी से न डर के इंसान से डरने लगा था। एक फोन आता है कंट्रोल रूम में, मैं जब रात में कंट्रोल रूम में जॉब कर रहा था, अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा था, कि सर हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर से आ गए, मैं इन्हें गांव में घुसने नहीं दूंगा। ये वो लोग कह रहे थे जो उसी गांव के, उनके मतलब उन्हीं के गांव में रहने वाले लोगों के लिए वो कह रहे थे कि हम इन्हें घुसने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश करी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर कोई विद्यालय हो या कोई मंदिर हो, उन्हें रोक दो। कि लेकिन साहब हम रोके कैसे उन्हें, वहां कोई खाना पीना जो पहुंचाएगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह का डर मानव इतिहास में पहली बार देखा था। इस तरह की घटना होने के बाद फिर पहला केस उन्नाव में छोटे चौराहे के पास आया था। उसके बाद शुक्लागंज में जब केस शुरू हुए, फिर समझ से बाहर की चीजें। हम कैसे काम करते गए, कौन सी ऐसी फोर्स थी जो हम लोगों को ड्राइव कर रही थी कि हम काम करते गए। पहली वेव में तो लोग कम मरे, लोगों को एहतियातन बचाने के लिए हमारे सीएमओ साहब
अ, हमारा जिलाधिकारी महोदय और जितना भी हमारा प्रशासनिक अमला था, उसने इतनी तत्परता से काम किया कि एक सिंक्रोनाइज ऑर्केस्ट्रा की तरह काम किया कि कोई चीज गलत लय में नहीं बज रही थी। हमारे जिस समय जो जिलाधिकारी हैं, इनकी हर किसी को प्रशंसा करनी चाहिए, इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा तो ये यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन इनको जब कभी भी ये जाएं तो इनको इस चीज के लिए बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना से इस लड़ाई में हमें झुकने नहीं दिया। जो मौतें हुई हैं, ये मौतें ज्यादा हो सकती थी अगर हमारा प्रशासन समन्वित रूप से काम न कर रहा होता। तो एक होमगार्ड से लेकर एक एम्बुलेंस चालक से लेकर हमारे सीएमओ साहब, एसपी साहब, डीएम साहब और हमारा कुशल नेतृत्व, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसने भी यहाँ आगे बढ़कर काम किया। तो ये सबका सामूहिक प्रयास था। मेरे अनुभव ये हैं कि मैं किसी से निराश नहीं हुआ, ना वो शुक्लागंज या उन्नाव के आम जनमानस से, ना राजनीतिज्ञों से, ना प्रशासकों से। सब ने इस आंधी में सहयोग किया एक दूसरे का। आपको चुनौतियां क्या क्या आई सर इस सब चीजों को हैंडल करने में? जब आप दौरे पे जाते थे, जब आप लोगों का टेस्ट करने जाते थे, उसमें कोई चुनौती आपको देखने को मिली? बहुत चुनौतियां आई, नई चीज थी। पहली बार था कि लोगों के घर जाके जांच हो रही थी, नहीं तो लोग लाइन लगा के अस्पतालों में खड़े होते थे, जांच होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा था कि लोगों के घर जाके जांच करी जा रही थी और कोई पॉजिटिव निकल रहा था तो उस जब शुरुआत का दौर था तो उसके घर में जो उसके कांटेक्ट थे क्लोज, उनको हम लोग सरस्वती मेडिकल कॉलेज या आइसोलेशन में भेज रहे थे 10 दिन के लिए। तो कोई एक आदमी जब अपना पूरा घर छोड़कर ताला लगाकर जा रहा था तो यह बड़ी विकट स्थिति थी। मैं उनको समझा जरूर रहा था, लेकिन मैं कितना समझ रहा था ये मैं खुद नहीं जान रहा हूं। लेकिन फिर भी बचाव के लिए लोगों को भेजा जा रहा था। पहली वेव में जब लोगों को, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि साहब आप हमें भेज दोगे तो हमारे घर की चौकीदारी कौन करेगा, चोरी होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मैं क्या करता, मैं भी मेरा भी एक स्तर है, मेरे ऊपर के अधिकारियों को मैं तुरंत फोन करता था कि साहब ये बताइए करना क्या है, अगर इनके घर में चोरी हो गई तो। कई बार ऐसा हुआ कि वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई गई आसपास चौराहों पे। बड़ी असुविधा हुई कि किसी पूरे के पूरे घर को जब हम अस्पताल भेज देते थे तो उनकी जीवनचर्या में भी दिक्कत आती थी। लेकिन फिर भी इस अलग तरह की महामारी के लिए ये सब प्रयास किए गए और इन सब दुश्वारियों को दूर करने में इन्हीं लोगों ने, जो जाते थे, इन्हीं लोगों ने सहयोग किया। सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसा कि अभी देख रहे हैं कि क्या सिनारियो चल रहा है, कोविड का केसेस थोड़ा कम हो गए हैं और टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी भी आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि लोग थोड़ा बच के रह सकें? मैं तो लगातार यही सलाह देना चाहूंगा कि केस बहुत कम है, लेकिन यही वो समय है पिछले साल जब होली में लोग बाहर से कामगार जो हैं अलग अलग राज्यों से अपने मूल निवास पे त्योहार मनाने आए थे तो वो संक्रमण भी लाए थे। और संक्रमण नहीं, संक्रमण की विभीषिका लाए थे वो, क्योंकि अप्रैल मई में पूरी तरह चीजें जल की थी। लोग, क्या बताऊं कैसे मर रहे थे, वो लोग मर रहे थे जो 30-35 साल के बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, कल्पना नहीं करी जा सकती थी, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि वो पहले बीमार रहे हों। ऐसे लोग पिछले साल होली के बाद जो वेव आई थी उसमें मरे थे। तो सावधानी के लिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बहादुर हैं, लेकिन बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच फासला थोड़ा सा होता है। जी जी सहमत। मैं अभी मास्क लगाया हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एक अलग कमरे में, यहाँ मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप भीड़ से या पब्लिक से इंटरेक्ट करें, पब्लिक प्लेसेस में हों, आप मास्क जरूर लगाएं। लोग अगर भीड़ भाड़ में घुस रहे हैं तो आप थोड़ा समझा दो, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते, कि भैया थोड़ी दूरी बना के रखो। 2-3 साल हम लोग इस तरह की चीजें प्रैक्टिस में ले आए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर, अगर किसी नई चीज को छुए, कहीं गए हैं किसी मॉल वगैरह में या कहीं गए हैं कुछ दीवार रेलिंग छू रहे हैं तो उसके बाद हाथ सैनिटाइज करने, इस तरह मुंह पे लगाने की जगह हाथ पहले सैनिटाइज कर लें।
तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में लाना इस समय भी जरूरी है। समय अच्छा है, लेकिन अच्छे समय पर भी हम चौकीदारी करते हैं ताकि कुछ अनवांटेड चीजें हमें नुकसान ना पहुंचा सके। यही कहना चाहूँ। सर, होली का त्योहार है, आप भी जानते हैं भीड़ होगी ही होगी। इस मौके पर या इस अवसर पे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो थोड़ा विशेष ध्यान रखें, ताकि वो उनको संक्रमण ना हो पाए और ना वो अगर दूसरे तक ट्रांसफर कर पाए। होली मनाएं। एकदम होली मनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, होली हमारा त्योहार है। मैं खुद मनाता हूँ होली। रंगों में रंगिए, थोड़ी एहतियात बरत लीजिए, थोड़ी एहतियात। बाहर से जो लोग आए हों आपके यहाँ, उन्हें जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से, हरियाणा से, केरला से कोई काम करके आता, तो उससे एक बार कह दीजिए कि आपके पास आपकी RT-PCR रिपोर्ट है। मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, मैं जी। फोर्सफुली कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको पूछ लीजिए कि आप RT-PCR कराए हैं। अगर नहीं कराए हो तो भैया करा लो एक बार एहतियात के तौर पर, फिर हमसे घुलो मिलो। बाकी त्योहार मनाइए, आगे राम भी जाने। सर, ये तो हो गई आपके स्वास्थ्य वाला जो सफर था पर्यवेक्षक का, उसका। अब हम आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, होली स्पेशल हमारा ये एपिसोड है। और अब मैं बात करूंगा एक कवि से। मुझे अभी जब मैं आपके बारे में इस प्रोग्राम से पहले रिसर्च कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता चला अभी अभी आपने एक किताब लिखी है कविताओं की, और उसका विमोचन भी करवाया। और आज ये एपिसोड में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर की किताब का डिजिटली जो है वो विमोचन आज हमारे इस चैनल पे हो रहा है। उसके लिए मैं सर को बधाई देता हूँ। सर, धन्यवाद। मेरा सवाल स्टार्ट होगा इससे कि ये कैसे स्वास्थ्य विभाग का एक इंसान और फिर वो कवि की तरफ, थोड़ा दर्शकों को क्लियर करेंगे कैसे कहाँ से स्टार्ट किया ये। अ, स्वास्थ्य विभाग में तो मैं काम कर रहा था, लेकिन ये जो कवि है ये मेरे साथ ही पैदा हुआ था। जब से होश संभला, ऐसा लगा कि शब्दों को जोड़ने लगा हूँ, कुछ महसूस करने लगा हूँ। तो ये कवि का सफर उतना ही है जितना मेरे जीवन का सफर है। हाँ, किताब ये पहली हुई, टुकड़े टुकड़ों में कभी इधर उधर लिखता रहा, वो संग्रहित हुआ। अचानक एक प्लेटफॉर्म दिखा, तो वहां से किताब छप गई। ये है सफर कवि का। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए अगर आप सुनाना चाहें तो। हाँ, कुछ पंक्तियां हैं राहुल जी। ये किताब की नहीं है, इस होली के समय के लिए ये बेहतर रहेंगी। जो ये एक मेरी नई कविता है, आपके मंच के माध्यम से, आपके टोयोडो चैनल के माध्यम से मैं समस्त जो सुनने वाले हैं हमारे, उन्हें समर्पित कर रहा हूँ कि होली में कैसे मैं ये उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, विनम्र अपील, रंग भरी अपील, कि होली में कमरे में बंद मत रहो। और अगर ज्यादा कपड़े सफेद आपके दिख रहे हैं, एक भी रंग नहीं लगा, तो समझ लो आप सामाजिक नहीं हो। जी जी जी। कविता शुरू करता हूँ। थोड़ा सा रंग जाओ, थोड़ा सा रंग जाओ, कमरे से बाहर भी आओ। थोड़ा सा रंग जाओ, कमरे से बाहर भी आओ। खुद को बांध रखा है शालीनता की जंजीरों से, खुद को बांध रखा है शालीनता की जंजीरों से। तोड़ जंजीरें थोड़ा हुड़दंग मचाओ, मतलब तोड़ जंजीरें थोड़ा हुड़दंग मचाओ, थोड़ा सा रंग जाओ। उम्र से तो बड़े हो ही गए हो। अब हम सबकी उम्र बड़ी हो गई है, लोग सोचते नहीं बड़ी उम्र में होली नहीं मना सकते। नहीं नहीं, साथ दीजिए, सबके साथ जुड़िए कि उम्र से तो बड़े हो ही गए हो, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए बच्चों में शामिल होकर बच्चे बन जाओ। कुछ पल के लिए बच्चों में शामिल होकर बच्चे बन जाओ। तोड़कर उदासी, तोड़कर उदासी ये काली सफेद सी, वाह। तोड़कर उदासी ये काली सफेद सी, रंगीन खिलखिलाहट में, खिलखिलाहट देखिए रंगीन हो गई, रंगीन खिलखिलाहट में अपने भी सुर मिलाओ। वाह वाह, थोड़ा सा रंग जाओ। क्या बात है। कब तलक इंतजार करते रहोगे दोस्तों का, कब तलक इंतजार करते रहोगे दोस्तों का कि वो आए, खींचे मनाएं रंग लगाएं। कब तलक इंतजार करते रहोगे दोस्तों का कमरे में बैठकर कि वो आए,
खींचे, मनाए, रंग लगाए, उठो खुद ही उनके घर निकल जाओ, उठो खुद ही उनके घर निकल जाओ, थोड़ा सा रंग जाओ। पूरे साल तो जीते हो, मतलब एक बंधी बंधाई जिंदगी हम लोग जीते हैं, चलो इतने समय ऑफिस जाना है, इतने समय खाना खाना है, ये करना है, और इस तरह से मिलना है, सामने आ गए अच्छा नमस्ते करना है, ये तो पूरे साल तो जीते हो, पूरे साल तो जीते हो एक सांचे में, पूरे साल तो जीते हो एक सांचे में। आज सांचे को तोड़कर बाहर आओ, आज सांचे को तोड़कर बाहर आओ, खुद हंसो औरों को हंसाओ, थोड़ा सा रंग जाओ, खुद हंसो औरों को हंसाओ, थोड़ा सा रंग जाओ, सांचे को तोड़कर बाहर आओ, होली मनाओ, हैप्पी होली। बहुत 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 अच्छा शब्द आपने जो प्रयोग किए हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सर। इस कविता के साथ मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये प्रेरणा कैसे आई आपको, कैसे टाइम मिल गया आपको, या कैसे इतनी सारी चीजों करते 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 आपके पास इतना टाइम कैसे हो गया कि आप लिख भी दो, सोच भी लो। थोड़ा इसके में प्रकाश डालें। मैं खाने पीने का शौकीन हूँ अभी, तो चाहे जितना बिजी होता हूँ, कुछ ना कुछ खाने का समय निकाल लेता हूँ। पानी के बतासे बहुत शौक है, खाने का तो हर कोना ढूंढता हूँ कि कहाँ डिफरेंट मिलेगा, तो इतनी व्यस्तता के बीच इन चीजों के लिए समय निकाल लेता हूँ। तो ये जो लिखने की भूख है, ये भी खाने पीने जैसी है मेरे अंदर, तो जब भी मन करता है कुछ लिख लेता हूँ। अच्छा, जो आपने किताब लिखी है, अगर उसमें से, वैसे ये सवाल वैलिड नहीं होगा लेकिन तब भी मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे मनपसंद कविता कौन सी रही है आपकी? अलग अलग मूड की सारी कविताएं हैं उसमें। उसमें कवि आशिक की तरह भी बिहेव करता है, पर्यावरण प्रेमी की तरह भी बिहेव करता है, एक संजीदा इंसान की तरह भी बिहेव करता है। अगर एक आशिक की तरह बिहेव करने एक आशिक की तरह मैं देखूं, तो मुझे सबसे पसंद मेरी कविता है कि मेरी किताब का जो कवि है, मुसाफिर नाम से मैं लिखता हूँ, वो आशिक बनकर जरूरत कितनी बड़ी करता है कि थोड़ी देर सूरज की तपिश झेल नहीं सकते, बाहर भी खड़े हो जाए नहीं झेल पाएंगे, लेकिन हमारा आशिक बड़ा जरूरत बात है, उसके अंदर बड़ी जरूरत है। सोचिए, वो अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से कह रहा है, तू कहे तो खींच कर सूरज को, तू कहे तो खींच कर सूरज को अभी शाम कर दूं, तू कहे तो खींच कर सूरज को अभी शाम कर दूं, तमाम सितारों की रोशनी तेरे नाम कर दूं। ये कैसा नशा है जो तेरी आंखों से पिया है, ये कैसा है, अब तो लगता है इस नशे में एक उम्र तमाम कर दूं, अब तो लगता है इस नशे में एक उम्र तमाम कर दूं। यहां कवि आशिक है। अब एक अलग मोड की कविता आपको सुनाता हूं कि कवि संजीदा हो जाता है। संजीदा होने के बाद उसे लगता है कि ये जिंदगी एक सफर है, जैसे मैं मुसाफिर हूं, अपने मुसाफिर नाम से लिख रहा हूं, तो मुझे लगता है जिंदगी एक सफर है। जी। तो कवि लोगों को बताना चाहता है कि जैसे हम सफर पर निकलते हैं, तो हमारे पास जितने ब्रीफकेस, जितनी कैरी करने वाली चीजें कम होगी, उतना सफर को हम एंजॉय कर पाएंगे, लात फान से बचेंगे। उसी तरह जीवन का सफर भी है। जीवन के सफर में हम फर्जी की चीजें जितनी इकट्ठी करते जाएंगे, जीवन उतना ही खराब और बोझिल होता जाएगा। जरूरत भर की चीजें हों, जीवन की हर चीज का हम आनंद ले सकते हो। तो कवि ने इस पे प्रकाश डाला है। राहुल जी सुनिए ये कविता जी। कि सफर को जरा आसान बनाओ, जी। सफर को जरा आसान बनाओ, जीवन के सफर की बात कर रहा है कवि। जितना हो सके बोझ घटाओ, अतिरिक्त संचय करना, फर्जी के पैसे इकट्ठा करना, एक घर में रहते हो लेकिन 10 घर फिर भी बनाना। तो वो कह रहा है कि सफर को जरा आसान बनाओ, जितना हो सके बोझ घटाओ, अंत में जिस मंजिल पे तुम्हें जाना है, ईश्वर के यहाँ जाना है, अंत में जिस मंजिल पे तुम्हें जाना है, ये सब सामान वहां नहीं काम आना है, ये सब सामान वहां नहीं काम आना है। क्या बात है, क्या किसी बात। की मुस्कुराहट, किसी की मुस्कुराहट, किसी के आंसू, किसी की उम्मीदों को अपना हमसफर बनाओ, किसी की मुस्कुराहट, किसी के आंसू, किसी की उम्मीदों को अपना हमसफर बनाओ, किसी रूठे को हंसाओ, रोते हुए चेहरे की मुस्कुराहट बन जाओ, किसी रूठे को हंसाओ, रोते हुए चेहरे की मुस्कुराहट बन जाओ। क्या फायदा बन के किसी मंदिर का दिया, क्या फायदा बन के किसी मंदिर का दिया, इससे बेहतर है मुफलिस की झोपड़ी में जगमगाओ, क्या बात इससे है। बेहतर है मुफलिस की झोपड़ी में जगमगाओ। बहुत कमा लिया यहाँ के लिए, जो चल सके वहां भी अब कुछ ऐसा भी कमा। यहां कभी संजीदा हुआ। अच्छा।
क्या बात है। जैसा कि अभी आपने एक होली की कविता सुनाई, तो मेरा अगला सवाल ये था कि भाई, होली का है माहौल है, कुछ होली का सुनाइए। अगर उसमें कुछ और पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए हो जाएं सर, तो बहुत मजा आ जाएगा। होली को लेकर अभी सिर्फ इतना ही कि यही एक कविता लिखी है। कुछ और कहें तो कुछ और सुनाओ। अच्छा, तो चलिए दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो पुस्तक लिखी है, ये आपने जी कैसे करते थे? रोज लिखते थे या कुछ विचार रोज आते थे? इसको आपने कैसे संचित किया एक किताब में? विचार जब आए, जब भी कुछ मैंने अलग सा देखा तो लगा कि उन्हें शब्दों में उतार देना चाहिए। जैसे हम पर्यावरण को लेकर कई बार जब चिंतित हुआ तो पर्यावरण को लेकर लिखा। कभी ऐसा लगा कि बाल मजदूरी या ये सामाजिक समस्या है, उसको लेकर जब कभी चिंतित हुआ तो वो लिखा। इजाजत दे अगर आप, तो पर्यावरण पर एक कविता लिखी। जी जी, हम इसी के लिए बैठे ही हैं। वो हम तो आपको आज सुना। आपसे सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो यहाँ मेरे कवि हृदय ने एक कल्पना करी है कि जब हम एक स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, उनके बगैर स्कूल नहीं चलता है। हमारा जिला जिला प्रशासन में बहुत सारे विभाग होते हैं, उनके बगैर नहीं चलता। प्रकृति की कोई सभा होगी, तो कविता शुरू करता हूं। जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, कि आज फिर प्रकृति ने सभा बुलाई, आज फिर प्रकृति ने सभा बुलाई, सबसे पहले बादलों की पेशी लगाई। क्या बात है। सबसे पहले बादलों की पेशी लगाई कि भाई बादलों बताओ। सवाल पूछा गया, जब बादल लों की पेशी लगाई तो इस सभा के सभापति सूर्यदेव जी हैं, जिनके अनुसार मौसम चक्र परिवर्तित होता है, सारी चीजें होती हैं। तो कवि ने कल्पना करी कि आज फिर प्रकृति ने सभा बुलाई, सबसे पहले बादलों की पेशी लगाई। सभापति सूर्यदेव ने सवाल उठाया, सभापति सूर्यदेव ने सवाल उठाया, बादलों बताओ क्यों नहीं बरसात करवाते हो? बादलों बताओ क्यों नहीं बरसात करवाते हो? सूख चुके हैं किसान। देखिए लाइन पे गौर कीजिएगा कि सूख चुके हैं किसान खेतों के साथ, मतलब किसान भी सूख रहा है बेचारा खेतों के साथ। सूख चुके हैं किसान खेतों के साथ, क्यों नहीं उनकी प्यास बुझाते हो? तो बादलों का सकुचाते सकुचाते जवाब आया, बादलों का सकुचाते सकुचाते जवाब आया कि हुजूर जमीन से ही नहीं हम तक पानी आया। जब सूर्यदेव ने बादलों से सवाल किया कि क्यों नहीं बरसात करवाते हो, तो बादलों का सकुचाते सकुचाते जवाब आया, हुजूर जमीन से ही नहीं हम तक पानी आया। यह कहकर बादलों ने पल्ला चढ़ाया। सभापति ने हुक्म फरमाया, अब जमीन की पेशी का फरमान आया। अब जमीन की पेशी का फरमान आया। जमीन फिर अस्त व्यस्त दशा में सभा में आई। जमीन फिर अस्त व्यस्त दशा में सभा में आई। सभापति महोदय के सम्मुख अपनी व्यथा सुनाई कि मैंने हमेशा जल तो बादलों तक पहुंचाया, कि मैंने हमेशा जल तो बादलों तक पहुंचाया, पर अब इंसान इन सबके बीच आया। मतलब जमीन ने कहा कि मैंने अपने बच्चे बादल तक जल तो पहुंचाया, लेकिन अब इंसान इन सबके बीच आया। जो तालाब पोखर नदी थी उन्हें इंसान सुखाकर रहने की जगह बना रहा है। जो तालाब पोखर नदी थी उसे इंसान सुखाकर रहने की जगह बना रहा है। अब जब मेरी छाती में नहीं जल, तो मेरा बेटा बादल भूख से छटपटा रहा है। अब जब मेरी छाती में नहीं जल, तो मेरा बेटा बादल भूख से छटपटा रहा है। मेरे बेटे बादल की भी गलती नहीं, वो इसीलिए पानी नहीं बरसा रहा। देखिए जमीन ने कैसे अपनी व्यथा भी सुनाई और अपने बेटे बादल को बचाया भी। कैसे धरती माँ है, उसने कहा कि मेरी छाती में जल नहीं, इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंचा रही हूँ। मेरे बेटे बादल की गलती भी नहीं, वो इसीलिए पानी नहीं बरसा रहा है। धरती की सभापति महोदय को क्रोध आया। उन्होंने इंसान की पेशी का हुक्म फरमाया। यह सुन जमीन मुस्कुराई। सभापति महोदय को उसकी मुस्कुराहट रास ना आई। सभापति ने पूछा, गंभीर विषय है, क्यों मुस्कुराती हो? कारण बताओ।
जमीन बोली इंसान को आप इस सभा में जो बुला रहे हैं, यह एक गलत कदम है, ये क्यों उठा रहे हैं? जमीन बोली इंसान को आप इस सभा में जो बुला रहे हैं, यह एक गलत कदम है, ये क्यों उठा रहे हैं? धरती पर प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क ब्लॉकेज हो गया। आवाज आ रही सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी, आप टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे आपके बीच में संपर्क टूट गया था। जी, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। प्रकृति वाली कविता मैंने सुनाई, कैसी लगी ये अगर अभी रुकावट के कारण कट गई हो तो पुनः आपको भेजूंगा। जी जी जी। एक कविता मैंने लिखी समाज में कि पहले इंसान अपनी जीविका कमाने के लिए दौड़ता है, कैसे जब उसका पेट भरने लगता है तो दूसरे का हिस्सा छीनने लगता है। जी ये इंसान के अंदर ही टेंडेंसी है। जानवर पेट भरने के बाद आराम करता है, शायद 2-3 दिन खाता नहीं है। सुना है शेर वेद खा लेते हैं जब पेट भर के, तो कुछ दिन नहीं खाते हैं, छीनने नहीं जाते हैं दूसरे का हिस्सा। लेकिन हम इंसान एक बहुत बड़े जानवर हैं, जब हमारा पेट भर जाता है तो फिर हमें संचय करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो कैसे इंसान की इस प्रकृति पे कविता लिखी मैंने। रोटी है उसका मूल, रोटी है कि सिर्फ तेरे लिए दिन रात मैं दौड़ता हूं, रोटी के लिए सिर्फ तेरे लिए दिन रात मैं दौड़ता हूं। भर जाता है पेट जब, भर जाता है पेट जब दूसरे की रोटी छीनने की सोचता हूं। भर जाता पहले सिर्फ तेरे लिए दिन रात मैं दौड़ता हूं, जाता है पेट जब दूसरे की रोटी छीनने की सोचता हूं। भूख में इंसान था, भूख में इंसान था, बस रोटी का ही गुणगान था। वाह। पर पेट अब तो भर गया, पेट अब तो भर गया, इंसान अंदर मर गया। पर पेट अब तो भर गया, इंसान अंदर मर गया। हैवानियत का है तकाजा, रोटी की ना अब बात कर, कर हो सके तो दूसरों की भूख का व्यापार कर। क्या बात है, क्या बात है ये सर। अब मैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आज आपकी किताब का डिजिटल विमोचन है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दर्शक जो है आपकी किताब को वर्चुअली जो है अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ इस किताब के बारे में थोड़ा सा बता दें, और क्यों पढ़ें इसको, थोड़ा सा उसके बारे में चंद शब्दों में प्लीज बता दें। बहुत लेखक बहुत कुछ लिखते हैं, और जो भी लेखक लिखते हैं समाज के लिए पढ़ना अवश्य चाहिए। हो सकता उनकी सोच आपकी सोच से ना मिलती हो, लेकिन एक पर्सपेक्टिव तैयार करने के लिए आपकी समझ विकसित होती है। आप उस लेखक के व्यू समाज के बारे में जान सकते हो। वही चीजें सब मेरे ऊपर लागू होती हैं कि मैं कैसे समाज को, घटनाओं को किस तरह देखता हूँ, उनका विश्लेषण किस तरह करता हूँ। निवेदन है, अगर सहजता से पुस्तक आपको मिल जाए तो पढ़ें अवश्य। मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह भरी है ये पुस्तक। इंसान में अगर मुझसे ईश्वर कह दे कि तुम बताओ इंसान के सारे गुण हटाकर कोई एक गुण डालना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ एक अपील करूंगा, एक मेरी छोटी समझ के हिसाब से मैं कहूंगा उसमें संवेदना अवश्य डालिए भगवान, बाकी चीजें भले हटा लीजिए। क्योंकि जब वो संवेदनशील होगा तभी अपने सारे निर्णय, अच्छे बुरे, किसको प्रेम करना है, किसके लिए अपने हिस्से की रोटी देनी है, किसकी मदद करनी है, ये संवेदना ही है जो उसे बताएगी। तो अगर संवेदनशीलता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक आपसे विनम्र अपील है, जरूर पढ़ें। प्रदीप जी, आखिरी में मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे माध्यम से या हमारे चैनल द्वारा
क्या संदेश आप देना चाहेंगे अभी समाज को? रेडीमेड संदेश तो बहुत रेडीमेड संदेश देते हैं, लेकिन वर्तमान में समाज खांचों में बढ़ता जा रहा है। खांचों में मत बढ़िए। मैं कुछ खुल के नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी दबी हुई चीज़ों से समझ जाएंगे। हमें प्रेम करना है एक दूसरे से, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अतीत को और अपने से 1000 किलोमीटर दूर हुई घटनाओं के लिए अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो हमारे 2 घर बगल रहता है और आज हमसे अच्छा व्यवहार करता है, समझ रहे हैं ना, कि 1000 किलोमीटर दूर की घटना और हमारे 2 घर बगल रहने वाले व्यक्ति के साथ हमारे संबंध, आज के दृष्टिकोण को, आज के उसको ध्यान में रखते हुए हमें विकसित करने चाहिए। हाँ, अन्याय के खिलाफ हमेशा बात उठानी चाहिए, लेकिन आज हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी भी गलत शहर में खुद ही सोच लीजिए, एक छोटी सी चीज सोच लीजिए। ये संदेश पता नहीं मेरा अच्छा लगेगा क्योंकि लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन अब हम संदेश देना है तो रेडीमेड संदेश से दूर रहिए। होली का त्योहार जी, होली के त्योहार में अगर मैं सबके ऊपर बैगनी कलर, ये कलर का कोई भी नाम दे दीजिए, मतलब मैं लाल कलर, पीला कलर, एक ही कलर से अगर सबको रंगने को कह दिया जाए कि हम चलो आज अब इस बार एक अरमान हो गया कि गुलाबी कलर से सबको रंगा, होली अच्छी नहीं लगेगी दोस्त। ऐसा लगेगा कि होली पर किसी ने नियंत्रण कर रखा है। इधर गुस्सा आ गई। होली की तभी अच्छी लगती है कि जब ढेर सारे कलर हो, इन मतलब लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, इंद्रधनुषी रंग के लगे हुए, एक चेहरा अलग अलग कलरों में रंगा हुआ, और अगर गुलाबी रंग से सभी रंगे होंगे एक ही कलर में, तो लगेगा कि होली नहीं है यार, जिसे किसी ने निर्देशात्मक रूप दिया है कि ये होली मना लो तुम्हें से। तो उसी तरह किसी अपने झंडे में 3 रंग है, कोई एक रंग कभी नहीं रह सकता है। तो हमारा देश भी ऐसा है जहां सब लोग अलग अलग रंगों के हैं, हमें सबकी सम्मान करना है और अपना सम्मान बचाते अपना सम्मान बचाते हुए सबका सम्मान करना है। किसी एक विचारधारा को अपने पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हमारे सनातन धर्म में उसको दिया है, और हम सबसे प्राचीन धर्म है, ये गौरव हमें मिला हुआ है कि हम ही वो लोग हैं जो सब कुछ साथ करते हैं, और हमारे मंदिर आने के लिए किसी, तो हमें भी वो बंदिशें अपने दिमाग से हटानी है, हमें भी सबके साथ मिलकर रहना है, किसी को बैरी नहीं समझना है। यही मेरा संदेश है दोस्त। बहुत बहुत बढ़िया संदेश समाज को आपने दिया सर। आप सर यहाँ पे आए, हमें टाइम दिया, हमसे बात करी, किताब के बारे में बात करी, आपके जीवन परिचय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ जिस तरह आप लोगों की सेवा कर रहे हैं इसी तरह करते जाएंगे, और इसी तरह कविताएं लिखते जाएंगे, और हमारे साथ कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे मिलते जाएंगे। एक चीज मैं आपके चैनल के लिए भी बोलूंगा, जी जी आपसे मेरी मुलाकात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी हम लोग हाल में मिलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरे जन्म से आप मेरे साथी हो। आपकी ये जो टोयोटो संस्था है, टोयोटो इंडिया, इस संस्था चल रहा है सरकार द्वारा, सरकार का एक बृहद कार्यक्रम है और जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं, और सरकार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वैक्सीनेशन के बाद हम कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर सकेंगे, कोरोना बीमारी को, वायरस को नियंत्रित कर सकेंगे। तो आपने इसमें अपनी सहभागी इच्छा जताई। इस समय जो सीएमओ साहब हैं, सीएमओ साहब डॉक्टर ललित, डॉक्टर गौतम सर, नरेंद्र सिंह सर, एसीएमओ जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं जिले के, इन्होंने आपका पूरा सहयोग करके उन्नाव में कैंप लगवाया,
और उस बिल्कुल सर। कैप में कैसे आप लगातार आगे बढ़कर लोगों के लिए सहयोग कर रहे हो, आप अपनी संस्था टोयोडो इंडिया के माध्यम से आप यहाँ रुके नहीं, इसके बाद भी आप आगे बढ़े। आपने इतने काम के बावजूद मुझसे कहा कि मुझे आप ब्लड डोनेशन कैंप करना है, तो ब्लड डोनेशन कैंप भी आपने किया। जी और वो बिल्कुल। उसके लिए आप ऐसे प्रयास कर रहे थे जैसे ये आपकी जरूरत हो, जबकि ये समाज की जरूरत थी। और यहाँ भी फिर वही संदेश दोहराऊंगा कि कैसे अलग अलग लोगों ने ब्लड डोनेट किया, वही अलग अलग मल्टीपल रंग जो होली में बिखरेंगे। तो आप भैया आगे बढ़ते जाओ ऐसे, सर, जैसे सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड आगे करना चाहूंगा, मैं एक चीज जो ऐड करना सरकार चाहूंगा कि के साथ इसमें और इ- इसमें मैं अकेला नहीं हूँ सर। मेरे साथ और मेरी टीम है, जिनका पूरा पूरा जो है इसमें सहयोग था, और पूरा पूरा वो भी प्रशंसा के योग्य हैं। उन्होंने भी काफी मेहनत करी मेरे साथ। हाँ, आपने ललित सर ने, सीएमओ सर ने बहुत ज्यादा मदद करी इस जी जी। कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप आपकी टीम को मैं अभी तरफ से सीएमओ साहब का, मैं कर्मचारी हूँ, उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे विभाग का सहयोग किया। आप ही जैसी संस्थाएं और आप ही जैसे लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अवधारणा को साकार करते हो कि कैसे सरकार और आम जनमानस के बीच आप एक पुल का काम करते हो। तो थैंक यू टोयोडो इंडिया टीम, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को हमारी तरफ से, टोयोडो इंडिया, टोयोडो आर्मी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रदीप दिवाकर जी। मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और होली खेलें, और अच्छे से खेलें, पर सावधान होकर खेलें। धन्यवाद।